किस किस्म का ताउन? गरसोमा ने चौंक कर पूछा। हमारे मुल्क का एक बड़ा ऑफिसर सर सुल्तान चाउर जंगल में तुम्हारे ग्रैंड मास्टर की तहवील में है। हमने उसे सही सलामत जिंदा वापस अपने साथ ले जाना है। इस सिलसिले में अगर तुम कोई ताउन कर सकते हो तो बता दो। इमरान ने कहा, मैं क्या ताउन कर सकता हूँ? मैं तो खुद भी जंगल में दाखिल नहीं हो सकता और ग्रैंड मास्टर ऐसे मामलात में बेहद सख्त है, इसलिए वो मेरी ये बात किसी सूरत नहीं मानेगा। गरसोमा ने कहा, तो फिर तुम हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ने का हमारे पास कोई जवाब नहीं। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, जो मैं कर सकता हूँ वो बताओ। तुम वो काम मुझे कह रहे हो जो मैं कर ही नहीं सकता। गरसोमा ने जवाब दिया, कोई ऐसा रास्ता बताओ जहाँ से हम जंगल में दाखिल होकर अपने आदमी तक पहुँच सके। इमरान ने कहा तो गरसोमा बेइख्तियार चौंक पड़ा। एक बार उसका मुंह ऐसे खुला जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने होंठ भींच लिया। उसके चेहरे पे तासरात यकलख्त बदल गए। ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। गरसोमा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद, आखिरी बार कह रहा हूँ गरसोमा कि अपने आप को हलाक मत कराओ। इमरान का लहजा यकलख्त बदल गया। मैं वाकई ऐसा कोई रास्ता नहीं जानता और ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। गरसोना ने भी इस बार कदर सख्त लहजे में कहा। वो वाकई मोटे दिमाग का आदमी था और ऐसे आदमी जब किसी बात पर अड़ जाए तो फिर उनकी जुबान खुलवाना आसान काम नहीं होता। जूलिया, अलमारी में लाजमन कोई खंजर पड़ा होगा, वो ले आओ ताकि मैं इसकी जुबान खुलवाऊं। इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया उठी और तेज से कदम उठाते हुए कोने में मौजूद बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ गई। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तुम मेरी बात पर यकीन करो। गरसोमा ने कहा, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। जब तुम खुद अपने आप से हमदर्दी नहीं है तो फिर मुझे क्या हो सकती है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इस दौरान जूलिया अलमारी से एक तेज धार खंजर निकाल कर वापस पलटी और उसने आकर वो खंजर इमरान के हाथ में दे दिया। इमरान कुर्सी से उठा और उसने अपनी कुर्सी उठाकर गरसोमा की कुर्सी के सामने रखी और उसके साथ इसका खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और कमरा गरसोमा के हलक से निकलने वाली बेसाता चीख से गूंज उठा। उसका एक नथना आधे से ज्यादा कट चुका था और अभी उसकी चीज की बाज गश्त खत्म ना हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घुमा और गरसोमा का दूसरा नथना भी आधे से ज्यादा कट गया। अब तुम सब कुछ बताओगे गरसोमा? इमरान ने कुर्सी पर बैठे हुए कहा और फिर उसने हाथ में पकड़े हुए खंजर का दस्ता सामने बैठे हुए गरसोमा की पेशानी के दरमियान उभर आने वाली मोटी सी रग पर मार दिया और ना सिर्फ गरसोमा के हलक से पे दर पे चीखें निकलने लगी, बल्कि उसका राज में जकड़ा हुआ जिस्म भी ज़बा होती हुई बकरी की तरह फिड़कने लग गया। बताओ कौन सा रास्ता है, बताओ। इमरान ने सर्द लहजे में और उसके साथ उसने हाथ घुमाकर दूसरी ज़रब उसकी पेशानी पर उभरी हुई ज़रब पर लगा दी। गरसोमा की आंखें आधी से ज्यादा बाहर निकल आई और उसका चेहरा पसीने में शराबोर हो गया था। उसका जिस्म इस तरह कांपने लग गया जैसे उसे जाड़े का तेज बुहार चढ़ गया हो। उसके हलक से चीखें ना निकल रही थी, अलबत्ता उसका मुंह खुलकर रह गया था। मुझे नहीं मालूम। गरसोमा के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकले तो इमरान का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और इस बार ज़रब का रद्द-ए-अमल पहली ज़रबों से यकसर मुख्तलिफ था। उसके जिस्म में मौजूद कपकपाहट खत्म हो गई। चेहरा और आंखें जैसे पत्थर होकर रह गई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इंसान की बजाय पत्थर का कोई बुत हो। बताओ चाओ जंगल में जाने का खुफिया और महफूज रास्ता कौन सा है? इमरान ने इंतहाई सर्द लेकिन इंतहाई तहकुमाना लहजे में पूछा। एक खुफिया रास्ता है, लेकिन ये रास्ता दलदली और इंतहाई खतरनाक है। गरसोमा ने भूलना शुरू किया। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसके हलक में अल्फाज ढालने वाली कोई मशीन नस्ब हो और उसमें से एक एक लफ्ज किसी सिक्के की तरह ढल ढल कर हलक के रास्ते बाहर आ रहा हो। लेकिन इमरान को उस पर हैरत ना हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि 3 ज़रबों के बाद गरसोमा का शऊर खत्म हो जाता है और अब उसका लशऊर काम कर रहा है और ऐसा वो करने पर मजबूर था क्योंकि गरसोमा इंतहाई मोटे दिमाग का आदमी था। इसलिए शौरी तौर पर उसने 2 ज़रबों के बावजूद कुछ ना बताया था। फिर इमरान उससे सवाल करता रहा और गरसोमा जवाब देता रहा। ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ उसके हाथ में मौजूद मोटा खंजर उड़ता हुआ गरसोमा के सीने में दस्ते तक पेवस्त हो गया। गरसोमा का राज में जकड़ा हुआ जिस्म चंद लम्हों के लिए तड़पा और फिर उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। क्या मजीद उससे कुछ मालूम नहीं हो सकता था? जूलिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, जो कुछ ये जानता था वो बता चुका है और अब चूंकि ये किसी सूरत होश में ना आ सकता था इसलिए इसका हाथ में जरूरी हो गया था। इमरान ने भी उठते हुए जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने पूछा। एक रास्ता सामने आया है, गोश्त में कुछ रुकावटें भी हैं, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ने के लिए ट्रैक तो मिला। अब हम कम अज कम आगे बढ़ सकेंगे, इमरान ने कहा और फिर वो दोनों तेज से कदम उठाते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। ग्रैंड मास्टर अपने महसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ग्रैंड मास्टर ने अपने महसूस लहजे में कहा। जनाब, स्टार 1 से कॉल का जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया तो ग्रैंड मास्टर चौंक पड़ा। वो आवाज से पहचान गया कि फोन आने वाला हेडक्वार्टर का इंचार्ज मुबाशे है। क्यों जवाब नहीं मिल रहा? ग्रैंड मास्टर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे मुबाशे की बात समझ ना आ रही हो। ऐसी बात पर तो मुझे हैरत हो रही है जनाब, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्टार 1 में बहुत से आदमी लेकिन कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मुबाशे ने जवाब दिया। तुमने क्यों कॉल की थी वहाँ? ग्रैंड मास्टर ने पूछा। गरसोमा ने शोशो ग्रुप से डील करनी थी और उसकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को देनी थी ताकि उस पर आपकी हतमी मंजूरी ली जा सके। लेकिन जब गरसोमा ने मुकर्रर वक्त पर कॉल ही ना की तो कुछ इंतजार करने के बाद मैंने खुद वहाँ कॉल की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। मुबाशी ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं मालूम कराता हूँ। यस ग्रैंड मास्टर। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। खुनाशों में करागो से बात कराओ फौरन। ग्रैंड मास्टर ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया। वहाँ क्या हो सकता है? स्टार 1 तो इंतहाई महफूज जगह है और फिर गरसोमा वहाँ होता है, फिर वहाँ क्या हो सकता है? ग्रैंड मास्टर ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी तो ग्रैंड मास्टर ने रिसीवर उठा लिया।
क्रागो लाइन पर है ग्रैंड मास्टर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। क्रागो बाद ग्रैंड मास्टर ने इजाजत देते हुए कहा, क्रागो बोल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर। होनाशो से चंद लम्हे बाद एक इंतहाई मोदबाना आवाज सुनाई दी, क्रागो तुम स्टार 1 जाते रहते हो? यस ग्रैंड मास्टर, वहाँ का मशीनरी इंचार्ज मार्कोस मेरा कजन है, क्रागो ने जवाब देते हुए कहा। मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। स्टार 1 से हेडक्वार्टर को कॉल का जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए तुम फौरी तौर पर वहां जाओ और वहां से मुझे फौरी तौर पर मुकम्मल रिपोर्ट दो, ग्रैंड मास्टर ने कहा। यस ग्रैंड मास्टर, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। जितनी जल्दी हो उसके वहां पहुंचो और मुझे फौरी रिपोर्ट दो। ये मेरा हुक्म है, ग्रैंड मास्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो ग्रैंड मास्टर ने कहा, क्रागो बोल रहा हूँ स्टार 1 से। दूसरी तरफ से क्रागो की वहशत भरी आवाज सुनाई दी तो ग्रैंड मास्टर बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या हुआ है वहाँ? ग्रैंड मास्टर ने तेज लहजे में पूछा। यहाँ कत्लेआम हुआ है, मार्कोस की लाश भी मौजूद है, गरसोमा को भी हलाक कर दिया गया है। उन दोनों की लाशें रार्ड्स में जकड़ी हुई हैं। मार्कोस की बाकायदा बैंडेज करने की कोशिश की गई है। साल्टो और उसके साथ ही 5 मुसल्लिह अफराद की लाशें भी पड़ी हुई हैं। मशीन रूम में भी लाशें पड़ी हैं। क्रागो इस तरह बोल रहा था जैसे लाशौरी तौर पर बात कर रहा हो। ये सब किसने किया है और क्यों किया है? ग्रैंड मास्टर ने बेएहतियात चीख कर कहा। मुझे मालूम है ग्रैंड मास्टर कि यहाँ ऐसे इंतजामात मौजूद हैं कि यहाँ होने वाली तमाम गुफ्तगू टेप होती है और हर वाक़े की बाकायदा फिल्म बनती रहती है। मैं उसे चेक करता हूँ, फिर आपको तफसीली रिपोर्ट देता हूँ। इस बार क्रागो ने संभलते हुए लहजे में कहा। वो शायद इब्तदाई तौर पर पहुंचने वाली शदीद धचके से बाहर आ गया था। ठीक है, चेक करके मुझे फौरन रिपोर्ट दो, ग्रैंड मास्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर सुर्खी फैली हुई थी। स्टार 1 उसके ग्रुप का इंतहाई अहम अड्डा था और गरसोमा उसके ग्रुप में तकरीबन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। और ये सब कुछ कहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दूसरे ग्रुप की कार्रवाई ना हो। अचानक ही ख्याल के आते ही ग्रैंड मास्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं उन सबको इंतहाई इबरतनाक मौत मार दूंगा। ग्रैंड मास्टर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक बार फिर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी तो ग्रैंड मास्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस ग्रैंड मास्टर ने अपने महसूस लहजे में कहा, क्रागो बोल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर। स्टार 1 से दूसरी तरफ से क्रागो की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही उसने बताया कि उसने तहखाने में मौजूद टेप सुनकर और फिल्में देखकर सब कुछ मालूम कर लिया है। और फिर उसने तफसील बताना शुरू कर दी कि 2 औरतों और 8 मर्दों को बेहोशी के आलम में रार्ड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा गया था। फिर उसने उनमें से एक की रिहाई और उसे मशीन रूम में ले जाने और फिर वहां उस आदमी ने गरसोमा के दरमियान होने वाली लड़ाई और मार्कोस और उसके साथियों पर फायरिंग से लेकर गरसोमा को बेहोश करने और फिर उस आदमी को ब्लैक रूम में ले जाकर साल्टो और उसके आदमी को हलाक करने और बेहोश गरसोमा और मार्कोस को जो शदीद जख्मी था ब्लैक रूम में लाकर राड्स में जकड़ने, मार्कोस की बैंडेज करने और लेकिन बैंडेज के बावजूद मार्कोस के हलाक होने और गरसोमा पर होने वाली तशद्दुद और फिर गरसोमा से होने वाली पूछगूछ की पूरी तफसील बता दी। क्रागो जैसे जैसे तफसील बताता जा रहा था ग्रैंड मास्टर का चेहरा बिगड़ता चला जा रहा था। ठीक है, मैंने तफसील सुन ली है, तुमने उन लोगों को फिल्म में देखा है इसलिए तुम होनाशो में उन्हें ट्रेस करो और ये सब या उनमें से जो भी नजर आए उसे बगैर किसी तौकफ के गोली से उड़ा दो। ग्रैंड मास्टर ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस ग्रैंड मास्टर, और सुनो, स्टार 1 से तमाम लाशें हटाकर उन्हें भट्टी में डालकर राख कर दो। किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे आदमी इस तरह हलाक कर दिए गए हैं। और स्टार 1 का चार्ज भी अब तुम संभालो, लेकिन तुम्हारा पहला काम उन लोगों का हाथमा है। ग्रैंड मास्टर ने कहा। यस ग्रैंड मास्टर, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया तो ग्रैंड मास्टर ने तेजी से कैडल पर हाथ मारा। यस ग्रैंड मास्टर, दूसरी तरफ से एक मोदबाना मर्दाना आवाज सुनाई दी। ब्रायन को मेरे ऑफिस भेजो अभी इसी वक्त, ग्रैंड मास्टर ने चीख कर कहा और उसके साथ उसने रिसीवर कैडल पर इस तरह पटक दिया जैसे रिसीवर और कैडल दोनों ने कोई भयानक जुर्म किया हो और उन्हें कोई सजा दे रहा हो। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक वर्जिशी जिस्म का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर चाव की महसूस यूनिफॉर्म से उसने बाकायदा फौजी अंदाज में ग्रैंड मास्टर को सैल्यूट किया। बैठो ब्रायन, ग्रैंड मास्टर ने गर्राते हुए लहजे में कहा तो ब्रायन का जिस्म शायद उसकी गर्राहट सुनकर ही कांपने लग गया। वो कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे बिजली की कुर्सी पर बैठा हुआ हो। तुम ब्लैक वे के इंचार्ज हो, ग्रैंड मास्टर ने आगे की तरफ झुकते हुए इस तरह गर्राहट अमेज लहजे में कहा। यस स्टीव, ब्रायन ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए जवाब दिया। बैठ जाओ और बैठकर मेरी बात का जवाब दो, ग्रैंड मास्टर ने कहा तो ब्रायन एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गया। गरसोमा को ब्लैक वे के बारे में कैसे मालूम हुआ है? ग्रैंड मास्टर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। चीफ, जब हेडक्वार्टर तैयार कराया गया था तो गरसोमा ही उसका इंचार्ज था, इसलिए तो उसे सब कुछ मालूम था, ब्रायन ने जवाब दिया तो ग्रैंड मास्टर बेएहतियात उछल पड़ा। ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर हैरत की तासरात उभर आए, लेकिन ये बात मेरे नोटिस में क्यों नहीं लाई गई? ग्रैंड मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। फाइल 1 में पूरी तफसील मौजूद है चीफ, ब्रायन ने जवाब दिया तो ग्रैंड मास्टर ने बेएहतियात पीछे हटकर कुर्सी की पुष्ट से कमर लगा दी। ओ, मैंने आज उसे पढ़ा ही नहीं, मेरा ख्याल था कि इसमें तामीरात की फजूल तफसील होगी। अगर मैं फाइल पढ़ लेता तो किसी सूरत गरसोमा को जिंदा ना छोड़ता, ग्रैंड मास्टर ने होंठ काटते हुए कहा। मगर ब्रायन ने कोई जवाब न दिया और वो खामोश बैठा रहा। पाकिस्तान का एक अहम सरकारी आदमी जिसका नाम सर सुल्तान है हमारी तहवील में है, क्या तुम्हें मालूम है कि ग्रैंड मास्टर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। यस चीफ, वो 30 वे में मौजूद है, ब्रायन ने जवाब दिया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप जिसमें 2 औरतें और 8 मर्द शामिल हैं उस आदमी को छुड़ाने के लिए होनाशो पहुंच चुके हैं और गरसोमा ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बेहोश करके स्टार 1 भी ले आया था, लेकिन होश में आते ही उन्होंने सिचुएशन तब्दील कर दी।
गरसोमा भी उनके हाथों मारा गया और स्टार वन के बाकी अफराद भी, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो ब्रायन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन उसने कोई बात ना की बल्कि खामोश बैठा रहा। और सुनो, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि उन एजेंटों ने गरसोमा से ब्लैकवे की पूरी तफसील मालूम कर ली और तुम जानते हो कि ब्लैकवे ऐसा रास्ता है जहां से हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए किसी साइंसी चिप की जरूरत नहीं। और अब यकीनन ये एजेंट ब्लैकवे के जरिए हेडक्वार्टर पहुंचते और उस आदमी को रहा कराकर साथ ले जाने की कोशिश करेंगे कि तुम बताओ कि तुम जो ब्लैकवे के इंचार्ज हो किस तरह उनका खात्मा करोगे। और ये सुन लो कि ये इंतहाई खतरनाक और तरबियत याफ्ता लोग हैं, वरना गरसोमा जैसा लड़का इतना आसानी से ना मारा जा सकता था। ग्रैंड मास्टर ने कहा, चीफ ये काम तो बेहद आसान है। ब्रायन ने पहली बार इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। आसान है वो कैसे? ग्रैंड मास्टर ने चौंक कर पूछा। चीफ, ब्लैकवे से हटकर वो किसी सूरत भी जंगल में दाखिल हुए तो जलकर राख हो जाएंगे, जबकि ब्लैकवे को वो किसी सूरत भी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैकवे में ज़ेरे ज़मीन जहरीली झाड़ियों की कसरत है। ये झाड़ियाँ गोश्तखोर हैं। कोई मछली या कोई समुद्री जानदार ब्लैकवे में दाखिल हो जाए तो ये उसे मिनटों में चट कर जाती है, इसलिए ये लोग जैसे ही ब्लैकवे में दाखिल होंगे जहरीली झाड़ियाँ उनका खात्मा कर देंगी। ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो लोग तैरते हुए ब्लैकवे को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे? नॉनसेंस। जब उन्होंने गरसोमा से सब कुछ मालूम कर लिया है तो उन्हें यकीनन उन झाड़ियों के बारे में भी मालूम होगा, इसलिए वो किसी सूरत में ब्लैकवे तैर कर क्रॉस करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। वो लाजमन किसी लॉन्च या कश्ती के जरिए ब्लैकवे क्रॉस करेंगे, ग्रैंड मास्टर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो फिर तो वो और भी आसानी से मारे जाएंगे चीफ, ब्रायन ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। वो कैसे? बोलो। ग्रैंड मास्टर ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। चीफ, ब्लैकवे की दोनों इतराफ में घने नस्ब है, हम एक लम्हे में उनकी लांच या कश्ती को उड़ा देंगे उन समेत। ब्रायन ने जवाब देते हुए कहा, ओ हाँ ये ठीक है, अब मुझे इत्मीनान हो गया है। तुम जाओ और तमाम इंतजामात की मुसलसल निगरानी करो। अगर तुमने या तुम्हारे किसी भी साथी ने मामूली सी भी गफलत की तो तुम सब अपनी जानों से मारे जाओगे, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो ब्रायन एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। यस ग्रैंड मास्टर, आपके हुक्म की तामील होगी, ब्रायन ने फौजी अंदाज में सैल्यूट करते हुए कहा। और ग्रैंड मास्टर के इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़कर तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्रायन के ऑफिस से बाहर जाने पर ग्रैंड मास्टर ने फोन का रिसीवर उठाया और कैडल को 3 बार दबा दिया। यस ग्रैंड मास्टर। दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज सुनाई दी, कालोक को मेरे ऑफिस भेजो फौरन, ग्रैंड मास्टर ने तेज लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने रिसीवर एक बार फिर कैडल पर जोर से पटक दिया। काफी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि उसने दुनिया की गर्मो सर्द का बहुभी अंदाजा चख रखा है। हुक्म चीफ, उस आदमी ने सलाम करके मोदबाना लहजे में कहा। बैठो कालोक, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो वो आदमी जैसे कालोक कहा गया था साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि हमारी तहवील में एक ईसाई आदमी मौजूद है, ग्रैंड मास्टर ने कहा। यस चीफ, वो मेरी ही तहवील में है, कालोक ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वापस ले जाने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप होनाशो पहुंच चुका है, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो लोग कालोक बेएहतियात चौंक पड़ा। वो कैसे चीफ? वो लोग इस जंगल में दाखिल होते ही हलाक हो जाएंगे और हेडक्वार्टर तक तो वो लोग किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकते, कालोक ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन्होंने स्टार वन में दाखिल होकर गरसोमा को घेर लिया और गरसोमा से उन्होंने ब्लैकवे और वहां से हेडक्वार्टर में दाखिल होने की पूरी तफसील मालूम कर ली और उसके साथ ही उन्होंने हेडक्वार्टर की अंदरूनी तफसील भी मालूम कर ली है, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो कालोक के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। लेकिन चीफ, गरसोमा तो जंगल में दाखिल ही ना हो सकता था, फिर उसे ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया? कालोक ने कहा। उस हेडक्वार्टर की तामीर का इंचार्ज गरसोमा था, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो कालोक ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। लेकिन चीफ, वो ब्लैकवे से कैसे हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं? ब्लैकवे में ज़ेरे आब जहरीली झाड़ियों की कसरत है और अगर वो लोग लांच पर आए तो इस सूरत में भी ब्रायन आसानी से उन्हें हिट कर देगा और अगर फिर भी वो बच गए तो हेडक्वार्टर में दाखिल होते ही मारे जाएंगे, कालोक ने कहा। वो इंतहाई खतरनाक और तरबियत याफ्ता लोग हैं और ये भी सुन लो कि अगर वो उस एशियाई आदमी को वापस ले जाने में कामयाब हो गए तो चाव ग्रुप की साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है चीफ, आप बेफिक्र रहें, कालोक ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैंने ब्रायन को अलर्ट कर दिया है और तुम भी अलर्ट रहो, मुझे उनकी लाशें चाहिए। वैसे मैंने होनाशो में क्रागो को भी हुक्म दे दिया है कि वो उन्हें ट्रेस करके गोलियों से उड़ा दे। बहरहाल मैं उनकी हर सूरत में हलाकत चाहता हूँ, ग्रैंड मास्टर ने कहा। ऐसा ही होगा चीफ, यहाँ हमारी इजाजत के बगैर मक्खी भी नहीं उठ सकती। ये लोग तरबियत याफ्ता हों लेकिन यहाँ के इंतजामात का उन्हें इल्म ही ना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने गरसोमा से कुछ मालूम किया भी होगा तो वो सिर्फ तामीरात के बारे में भी बता सकता है, यहाँ होने वाले इंतजामात के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होगा, कालोक ने कहा। ओ हाँ, तुमने मेरी तशवीश दूर कर दी है, अब मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, लेकिन फिर भी तुम अलर्ट रहना, ग्रैंड मास्टर ने कहा। यस चीफ, कालोक ने जवाब दिया। ओके, अब तुम जा सकते हो, कोई अहम बात हो तो मुझे फोन पर रिपोर्ट दे देना, ग्रैंड मास्टर ने कहा। यस चीफ, कालोक ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के तमाम साथी इस वक्त होनाशो जजीरे की एक रिहायशी कोठी की कॉलोनी में मौजूद थे। स्टार वन से निकलकर इमरान ने एक पब्लिक फोन बूथ से इंक्वायरी के जरिए रियल एस्टेट का एड्रेस मालूम किया जो सियाहों की रिहाइश गाहें मुहैया करते हैं और फिर इमरान ने उन्हें फोन करके ये कोठी हासिल कर ली थी। इमरान की खुफिया जेब में इतनी रकम मौजूद थी जिसके जरिए उसने आसानी से उनकी सिक्योरिटी की डिमांड पूरी कर दी थी और कोठी में पहुंचकर उन्होंने वहां मौजूद चौकीदार को ये रकम अदा कर दी और चौकीदार की रकम लेकर कंपनी चला गया क्योंकि इमरान ने उसे फारिग कर दिया था। कोठी में एक कार भी मौजूद थी। इमरान ने अपने साथी को कोठी में महदूद रहने का कहा और खुद वो कार लेकर बाहर चला गया। उसे गए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था लेकिन अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी, जबकि उसकी अदम मौजूदगी में उसके साथियों ने आराम करने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि इमरान ने गरसोमा से जिस रास्ते के बारे में मालूमात हासिल की है
और वो उसके बारे में इंतजाम करने गया होगा। अलबत्ता नुमानी और चौहान दोनों कोठी के बरामदे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे ताकि निगरानी कर सकें, क्योंकि जिस तरह इमरान ने स्टार वन में कत्लेआम किया था, उसके बाद चाव ग्रुप पागल कुत्तों की तरह उनकी खोज लगाने के लिए पूरी होनाशों को भी पलट सकता था। हमारे पास मेकअप का सामान नहीं है, वरना हर किस्म के खतरे से बचने का तरीका यही था कि हम मेकअप कर लेते। नुमानी ने कहा, क्यों? स्टार वन में वो तमाम अफराद जिन्होंने हमें देखा था वो तो हलाक कर दिए गए हैं। चौहान ने चौंक कर कहा, जो लोग हमें बेहोशी के आलम में वहां ले गए थे वो तो वापस चले गए होंगे और होनाशु जजीरे में मौजूद होंगे, वो हमें फौरन पहचान सकते हैं। नुमानी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है और शायद इसलिए इमरान साहब जाते हुए हमें इस कोठी तक महदूद रहने का कह गए हैं। चौहान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इमरान साहब ने गरसोमा से होने वाली पूछगछ के बाद हमें कोई तफसील नहीं बताई। मिस जूलिया गरसोमा से पूछगछ के वक्त इमरान साहब के साथ थे। उन्होंने बताया है कि गरसोमा ने जजीरे के अंदर रहते हुए हेडक्वार्टर तक पहुंचने वाले एक रास्ते की निशानदेही की है जिसे वो ब्लैक वे कह रहा था। ये ब्लैक वे कुदरती है, चौहान ने जवाब दिया, लेकिन इस वे का हमें क्या फायदा? इस वे के दोनों इतराफ में जंगल है और इस जंगल में बहरहाल चाव ग्रुप के मुसल्लिह आदमी मौजूद होंगे ताकि इस वे से कोई उनके हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सके। नौमानी ने कहा, और फिर उससे पहले कि चौहान कोई जवाब देता, कोठी के फाटक के बाहर कार रुकने और हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों उठकर खड़े हो गए। नौमानी तेजी से बरामदे की सीढ़ियां उतरकर सहन को क्रॉस करता हुआ फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। उसने फाटक खोला तो बाहर मौजूद कार तेजी से अंदर आ गई। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। नौमानी ने फाटक बंद कर दिया। इमरान ने कार पोर्च में रोकी और फिर कार से नीचे उतर आया। उसने कार का उकबी दरवाजा खोलकर उकबी सीट पर मौजूद एक स्याह रंग का थैला बाहर निकाले। मुझे दे दीजिए इमरान साहब, चौहान ने आगे बढ़ते हुए कहा। अरे तुमने मुझे पहचान लिया, कमाल है। मैं हवा में हूँ, अपने आप को मेकअप का माहिर समझता रहता हूँ। इमरान ने बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट हर वक्त हर मेकअप में पहचानी जाती है। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब हम भी यही सोच रहे थे कि हमें मेकअप तब्दील कर लेना चाहिए। नौमानी ने करीब आते हुए कहा, हाँ मैं मेकअप का सामान ले आया हूँ, हमें मेकअप करना है क्योंकि शहर में यकीनन हमारी तलाश हो रही होगी। इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान की आमद का सुनकर तमाम साथी बड़े कमरे में जमा हो गए। फिर इमरान के कहने पर सबने बारी बारी हुलिये तब्दील कर लिए। इमरान साहब असल मिशन क्या है? सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, असल मिशन के लिए तो मैं बाहर गया था, हमें ब्लैक वे के रास्ते चाव ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचना है और वहां से हमने सर सुल्तान को बरामद करके जिंदा वापस लाना है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, लेकिन कैसे? सफदर ने चौंक कर कहा, मैं तुम सबको पहले ब्लैकविल की तफसील बता दूं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो हमें पहले ही मिस जूलिया बता चुकी हैं और उन्होंने जो कुछ बताया है उसके तहत तो ये रास्ते आम रास्तों से भी ज्यादा खतरनाक और तकरीबन नाकाबिले अबूर है, बल्कि अगर उसे डेथ वे कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सफदर ने कहा। बाकी सब साथी खामोश बैठे हुए थे। ये इम्कानी तौर पर डेथ वे हो सकता है, लेकिन है तो आम रास्ता, इसलिए बहरहाल हमें यही रास्ता इख्तियार करना होगा। इमरान ने कहा, लेकिन इस रास्ते में ज़ेरे आब गोश्त हो और जहरीली झाड़ियों की कसरत है, इसलिए हम तैरकर उसे क्रॉस नहीं कर सकते और अगर हम किसी लॉन्च पर हमने सफर किया तो हमारी लॉन्च को मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। सफदर ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस दिया। जूलिया तुमने उन्हें अच्छा खासा डरा दिया है। इमरान ने कहा, जो कुछ इस गरसोमा ने बताया था मैंने वही बताया है। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, जूलिया ने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है और उन जहरीली झाड़ियों की वजह से ही हमें ब्लैक वे कहा गया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब हम किसी हेलीकॉप्टर के जरिए भी तो अंदर जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर को आसानी से फिजा में ही मार गिराया जाएगा, इसलिए ये ख्याल ही जहन से निकाल दो। इमरान ने जवाब दिया, अगर हम इस जंगल पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दें तो फिर? तनवीर ने कहा, अव्वल तो इतना पेट्रोल हमें मिल नहीं सकता, दूसरी बात यह कि ये जंगल मरतूब आबो हवा का जंगल है, इसलिए इसमें आसानी से आग भी नहीं लग सकती। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर आपने क्या सोचा है? सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हारी इस बात का जवाब तनवीर दे सकता है, मैंने तो बहरहाल वही कुछ सोचना है जो मैं आज तक सोचता चला आया हूँ। इमरान ने जूलिया की तरफ की नखियों से देखते हुए जवाब दिया, इमरान साहब आपने उन जहरीली झाड़ियों से बचकर तैरने के लिए क्या इंतजाम किया है? तनवीर के बोलने से पहले खामोश बैठा हुआ कैप्टन शकील बोल पड़ा तो सब उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? इमरान ने कहा। इमरान साहब ये बात तो तय है कि आपने उस ब्लैक वे के रास्ते चाव ग्रुप के हेडक्वार्टर तक पहुंचने का फैसला कर लिया है और बकौल आपके वहां पहुंचने का उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है और लॉन्च वगैरह में तो जाना सरीहन खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, इसलिए लामहला आपने ज़ेरे आब तैर कर जाने का फैसला किया होगा और बकौल मिस जूलिया ये बताया गया है कि उस ब्लैक वे में ज़ेरे आब जहरीली और गोश्त और झाड़ियाँ हैं। अगर ये झाड़ियाँ ऐसी होती कि तैराकी के लिबास पर उनके असरात ना पड़ सकते तब तो आम रास्ता होता, जबकि उसे नाकाबिल अबूर और डेथ वे कहा जाता है, तो लामहला आम तैराकी का लिबास इन झाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने से नहीं रोक सकेगा। ऐसी सूरत में एक ही तरीका रह जाता है कि ऐसे लिबास इस्तेमाल किए जाएं जिन पर ये असरअंदाज ना हो सके और अपने आप साथ काफ़ी बड़ा बैग ले आए हैं, इसमें यकीनन ऐसे महसूस लिबास होंगे और इस तरह हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा, गुड शो कैप्टन शकील, वाकई तुम्हारा जहन लाजवाब है। सबसे पहले तनवीर ने तारीफ करते हुए कहा, वाकई यही एक हल हो सकता है। जूलिया ने भी तहसीन आमेज लहजे में कहा, लेकिन ऐसे लिबास जहां इस जजीरे पर कैसे मिल सकते हैं? ऐसे लिबासों की खरीदारी के लिए तो हमें एक्रीमिया जाना पड़ेगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कैप्टन की बात सुनकर सबके खिले हुए चेहरे बेइख्तियार लटक गए। सॉरी इमरान साहब, वाकई ये बात मेरे जहन में नहीं आई। कैप्टन शकील ने तवील सांस लेते हुए माजत भरे लहजे में कहा, फिर इस बैग में क्या ले आए हो बताओ? जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, इसमें तैराकी के आम लिबास है और असलहा है। इमरान ने जवाब दिया,
तो फिर क्या हम आम लिबासों में ब्लैक सी को क्रॉस करके जाएंगे? जूलिया ने पूछा। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ऐसा ही होगा। मैं रात होने का इंतजार कर रहा हूँ, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। लेकिन उन गोश्त और जहरीली झाड़ियों के बारे में आपने क्या सोचा है इमरान साहब? सफदर ने कहा। बड़ा आसान सा हल है। गोश्त और जहरीले पौधे सिर्फ रोशनी में हरकत करते हैं और अंधेरे में ये बेहिस्सो हरकत रहते हैं, इसलिए ये रात को वैसे ही हरकत में ना आ सकेंगे। इसके अलावा हिफ्ज़े मुतक़द्दम के तौर पर मैंने वो खुशबू खरीद ली है जिसे जाज़र फिश परफ्यूम कहा जाता है। जाज़र फिश ऐसे ही इलाकों में पाई जाती है जहाँ ये गोश्त और झाड़ियाँ होती हैं। उसके जिस्म से ऐसी मशहूर कौन खुशबू निकलती है कि ये गोश्त और जहरीली झाड़ियाँ दिन के वक्त भी खुशबू से मशहूर होकर बेहिस्सो हरकत हो जाती हैं। ये इंतहाई कीमती परफ्यूम है, इसलिए तबकाए अमला के भी खास लोग ही उसे इस्तेमाल करते हैं, इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में तो हम अभी रवाना हो सकते हैं, सफदर ने कहा। नहीं, दिन के वक्त हमें ज़ेरे आब भी चेक किया जा सकता है महसूस दूरबीनों के जरिए, लेकिन रात को ऐसा मुमकिन नहीं, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए।